गुरुग्राम के गांवों में जमीन खरीदने से पहले हो जाएं सावधान। गुरुग्राम में 280 एकड़ जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से छिना निजी मालिकाना हक। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देगा गुरुग्राम के प्रॉपर्टी बाजार की चाल। दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि गुरुग्राम की 280 एकड़ जमीन, जिसकी आज की कीमत हजारों करोड़ रुपए तक मानी जा सकती है, उस पर करीब 40 साल तक कानूनी लड़ाई चली और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में निजी मालिकाना हक खत्म करके पूरी जमीन ग्राम पंचायत को वापस सौंप दी। तो शायद आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यह फैसला सिर्फ गुरुग्राम के हैदरपुर गांव की 280 एकड़ जमीन तक सीमित नहीं, बल्कि हरियाणा और पंजाब के लाखों लोगों के लिए एक बड़ा कानूनी अलार्म है। अगर आपके गांव में पुश्तैनी जमीन है, अगर आप किसी शामलात या साझा जमीन में हिस्सेदारी का दावा करने की सोच रहे हैं, अगर आपने गांव की पुरानी जमीन खरीदी है या खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये फैसला आपकी पूरी सोच बदल सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि सिर्फ पुराने कागजों में नाम लिखे जाने से जमीन आपकी नहीं हो सकती, बल्कि ये साबित करना पड़ेगा कि 26 जनवरी 1950 से पहले उसका लीगल बंटवारा हुआ था, वरना जमीन ग्राम पंचायत की मानी जाएगी। यही वजह है कि इस फैसले को रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स पिछले कई सालों के सबसे अहम जमीनी संबंधी मामलों में गिन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज इस पूरे मामले को बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। आखिर 280 एकड़ जमीन का विवाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला क्यों पलट दिया, शामलात दे आखिर होती क्या है, कौन सा एक पुराना डॉक्यूमेंट था और पूरा केस पलट गया, और सबसे जरूरी बात, अगर आप गांव की जमीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस फैसले के बाद आपको किन 5 चीजों की जांच जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले समझिए कि मामला है गुरुग्राम के हैदरपुर गांव का। यहाँ करीब 280 एकड़ यानी लगभग 436 बीघा 18 बिस्वा जमीन का डिस्प्यूट था। ये जमीन वजीराबाद गांव पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज थी, लेकिन 524 गांव के एक समूह ने दावा किया कि ये जमीन पूरे गांव की नहीं, बल्कि सिर्फ 3 खास पट्टियों यानी परिवार समूहों की है। ये लड़ाई कोई 2-4 साल की नहीं थी। इसकी शुरुआत 1985 में हुई और फैसला आते आते करीब 4 दशक गुजर गए। 3 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि यह जमीन शामलात देह है और इसका मालिकाना हक ग्राम पंचायत के पास रहेगा। अब सवाल उठता है कि शामलात देह आखिर होती क्या है। इसे आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी गांव में 500 परिवार रहते हैं। गांव के बीच एक बड़ा तालाब, एक चारागाह जहां मवेशी चरते हैं, कुछ पहाड़ी इलाका और कुछ नाला, कुछ रास्ते और एक शमशान घाट है। सब किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होते, बल्कि पूरे गांव की साझा प्रॉपर्टी होती। यही शामलात देह कहलाती है। पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स रेगुलेशन एक्ट 1965 के तहत ऐसी जमीन ग्राम पंचायत के कंट्रोल में रहती है और इसका इस्तेमाल गांव के सामूहिक हित के लिए किया जाता है। लेकिन कई गांवों में दशकों पुराने रिकॉर्ड, विरासत, कब्जे और म्यूटेशन के आधार पर ऐसे विवाद खड़े हो जाते हैं कि कौन असली मालिक है। अब समझते हैं इस केस की कहानी शुरू कैसे हुई। साल था 1955। उस समय म्यूटेशन नंबर 131 के जरिए यह जमीन वजीराबाद गांव पंचायत के नाम दर्ज कर दी गई। ये उस समय के सरकारी निर्देशों और कानून के मुताबिक हुआ था। लगभग 30 साल बाद यानी 1985 में 524 लोगों ने धारा 13A के तहत दावा किया कि यह जमीन पंचायत की नहीं, बल्कि उनकी पुश्तैनी है। इसके बाद मामला तहसील से कमिश्नर तक गया। राजस्व अधिकारी ने पहले निजी दावेदारों के पक्ष में फैसला दिया। कमिश्नर ने पंचायत का रिकॉर्ड बहाल कर दिया। फिर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कमिश्नर का फैसला पलटकर निजी पक्ष को राहत दे दी। यहीं से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला क्यों पलट दिया। इसका जवाब छिपा है एक तारीख में, 26 जनवरी 1950। जी हाँ, यही इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा कानूनी आधार बना। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी शामलात जमीन का वैध व्यक्तिगत बंटवारा 26 जनवरी 1950 से पहले हो चुका होता और लोग व्यक्तिगत कब्जे में होते, तभी निजी मालिकाना हक माना जा सकता था। लेकिन इस केस में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि बाद के रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन मकबूजा मालकाना यानी संयुक्त कब्जे में दर्ज रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति उसका अलग मालिक बन गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि जमीन अभी भी सामूहिक प्रकृति की थी। यानी निजी पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि संविधान लागू होने से पहले जमीन व्यक्तिगत रूप से बढ़ चुकी थी, और यही पूरा केस पलट गया। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। वो था एक पुराना डॉक्यूमेंट, शरत वाजिब उल अर्ज। अगर आप गांव की जमीन के मामलों से जुड़े हैं तो ये नाम जरूर याद रखिए।
ये गांव के पुराने राजस्व रिकॉर्ड का बेहद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें गांव की ज़मीनों की प्रकृति, यूज और अधिकारों का विवरण दर्ज रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों और हाई कोर्ट ने इन डॉक्यूमेंट्स को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। इसमें साफ लिखा था कि हैदरपुर की कुल शामलात देह करीब 444 बीघा 4 बिस्वा थी, जिसमें से 436 बीघा 18 बिस्वा गैर मुमकिन पहाड़, झोड़ और नाले जैसी ज़मीन थी और ये मकबूजा मालकाना के रूप में दर्ज थी। कोर्ट ने कहा कि जब तक ये साबित नहीं होता कि ये ज़मीन व्यक्तिगत खेती या अलग अलग मालिकों के कब्जे में चली गई थी, तब तक इसे शामलात की माना जाएगा। सोचिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे दशकों तक नज़रअंदाज किया गया, वही आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नींव बन गया। अब जहां इसकी आर्थिक अहमियत समझिए, गुरुग्राम देश के सबसे महंगे रियल एस्टेट बाज़ारों में गिना जाता है। यहाँ कई इलाकों में ज़मीन के दाम करोड़ों रुपए प्रति एकड़ तक पहुँच चुके हैं। अगर औसतन भी देखें तो 280 एकड़ ज़मीन की कीमत हज़ारों करोड़ रुपए तक बैठ सकती है। यानी ये सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, बल्कि एक विशाल सार्वजनिक संपत्ति की वापसी भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? मान लीजिए आपके दादा के नाम गांव में कोई ज़मीन थी, आज रिकॉर्ड में कहीं आपका नाम है, कहीं म्यूटेशन में हुआ है, कहीं हिस्सेदारी लिखी है। अब अगर उस ज़मीन का इतिहास शामलात से जुड़ा हुआ निकला और 1950 से पहले के वैध बंटवारे का रिकॉर्ड नहीं मिला, तो फ्यूचर में कानूनी डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। इसलिए सिर्फ जमाबंदी देखकर खुश मत हो जाइए, ज़मीन का पूरा इतिहास निकालना पड़ेगा। दूसरा बड़ा असर डेवलपर पर पड़ेगा। इस केस में ऐश्वर्या एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड भी पक्षकार थी। इससे एक साफ संदेश जाता है कि अगर कोई डेवलपर गांव की पुरानी साझा ज़मीन खरीदकर प्रोजेक्ट शुरू करता है और बाद में पता चलता है कि ज़मीन शामलात की थी, तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कानूनी संकट में फंस सकता है। इसलिए मेरी राय में अब गांव की ज़मीन खरीदते समय 5 चीज़ें ज़रूर चेक करनी चाहिए। पहला, क्या ज़मीन कभी शामलात देह के रूप में दर्ज रही? दूसरा, 1950 से पहले का रिकॉर्ड क्या कहता है? तीसरा, शरत वाजिब उल अर्ज में उसका उल्लेख क्या है? चौथा, म्यूटेशन और जमाबंदी का पूरा इतिहास क्या है? और पांचवा, राजस्व कानून समझने वाले अनुभवी वकील से कानूनी जांच जरूर कराइए। मैं कई सालों से रियल एस्टेट मामलों को देख रहा हूँ और मेरी नज़र में भारत में ज़मीन खरीदने की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग सिर्फ वर्तमान मालिक का नाम देखकर सौदा कर लेते हैं, जबकि असली कहानी 50, 70 या 100 साल पुराने रिकॉर्ड में छिपी होती है। दोस्तों, गुरुग्राम का फैसला हमें यही सिखाता है कि ज़मीन सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होती, बल्कि इतिहास, कानून और रिकॉर्ड का खेल होती है। एक गलत कागज़ करोड़ों का नुकसान करा सकता है और एक सही डॉक्यूमेंट पूरी ज़मीन वापस ग्राम पंचायत को दिला सकता है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूँ, गाँव की ज़मीन खरीदना शहर के फ्लैट खरीदने जैसा नहीं है। वहाँ हर कागज़ की परत खोलनी पड़ती है और अगर ये फैसला आने के बाद हरियाणा और पंजाब के दूसरे गाँव में भी पुराने शामलात विवाद दोबारा खुलते हैं, तो आने वाले समय में ऐसे कई और बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अगर आपके गांव में भी साझा ज़मीन, पंचायती ज़मीन या पुश्तैनी हिस्सेदारी को लेकर कोई डिस्प्यूट है, तो इस फैसले को हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत की ज़मीन व्यवस्था के लिए एक बड़ा कानूनी संदेश है कि साझा ज़मीन पर निजी दावा तभी टिकेगा जब उसके पीछे संविधान लागू होने से पहले का ठोस और लीगल सबूत मौजूद होगा, वरना कानून ग्राम पंचायत के पक्ष में खड़ा दिखाई देगा। दोस्तों, इस केस को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपकी भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो पुश्तैनी है और अभी तक आपने उसके पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं खंगाले? तो एक बार ज़रूर खंगाल लीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि तमाम लोग जागरूक हो सके, क्योंकि ये सिर्फ एक 280 एकड़ ज़मीन का मामला नहीं, ये पूरे भारत में रियल एस्टेट मार्केट के लिए गेम चेंजर फैसला हो सकता है। और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।